महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल गोरखपुर के श्रीराम सभागार में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। मैं अतिथियों से आग्रह करता हूं कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित करें। साथ ही गुरु श्री गोरक्षनाथ, भारत माता, हिंदू असूर्य महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद जी, राष्ट्र संतोदय दिव्यनाथ जी महाराज और अवैधनाथ जी महाराज के चित्र के समक्ष भी पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं सरस्वती वंदना के लिए महाविद्यालय की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं। अपने स्थापना वर्ष से ही महाविद्यालय प्रतिवर्ष 12 जनवरी से 26 जनवरी तक भारत भारती पखवाड़ा का आयोजन करता चला आ रहा है। आज हम
सभी भारत भारती पखवाड़ा के उद्घाटन अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, जिसे हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस सत्र में महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर के 2 बटालियन यूपी 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन तथा 45वीं यूपी बटालियन का शुभारंभ किया है। स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करते हुए नेशनल कैडेट कोर देश की युवाओं में संस्कार, दृढ़ निश्चय और देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। ये भावना देश के विकास के साथ जुड़ी हुई है। भारत भारती पखवाड़ा के उद्घाटन समारोह में हम सबके बीच बतौर मुख्य अतिथि कर्नल एस रामालिंगम जी उपस्थित हैं। आप 1990 में इंडियन आर्मी में आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन हुए। आपने 172 मीडियम रेजिमेंट को कमांड किया है। आपने भारतीय सेना में विभिन्न प्रशासनिक पदों का निर्वहन किया है। आपको एनसीसी का पर्याप्त अनुभव है। आपने ग्रुप कमांडर हैदराबाद को कमांड किया है। संप्रति आप 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। हम आपको अपने बीच पाकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी से आग्रह करता हूं कि वे मुख्य अतिथि महोदय को उत्तरी तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। विशेष अतिथि के रूप में श्री ऋषेश कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। आप बिहार रेजिमेंट के 11वीं बटालियन में सूबेदार मेजर हैं। आपने भारतीय सेना के महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। संप्रति आप 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी में कार्यरत हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से आग्रह करता हूं कि वे विशिष्ट महोदय को उत्तरी तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अब मैं 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन की सीडीओ श्रीमती कविता उन्हान जी को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। Very good morning to all of you, and I heartily welcome our CTO sir and our supporting Rishabh sir. अपने स्थापना काल से ही महाविद्यालय भारत भारती पखवाड़ा का आयोजन निरंतर करता रहा है, जिसका उद्घाटन हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर करके युवा दिवस में अपने युवा छात्रों को नित्य प्रतिदिन अपने देश का नवीन निर्माण करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। साथ ही आज हम जानते हैं कि युवा ही आज के भारत का कर्णधार है। आज भारत युवा शक्ति के दम पर उभर रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने युवा छात्रों को समाज सेवा, देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। इसी क्रम में आज हम पुनः एक बार भारत भारती पखवाड़ा के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हैं। इस पखवाड़े के अंतर्गत हम 12 जनवरी से 26 जनवरी तक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, जिससे हमारे युवा और हमारे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी बीच हम 3 महानुभावों की जयंती एवं पुण्यतिथि स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती एवं महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह 19 तारीख को महाराणा प्रताप पुण्यतिथि समारोह तथा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती का समारोह भी आयोजित करते हैं। तथा बीच बीच में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें बौद्धिक, कलात्मक, रचनात्मक प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों में छात्रों को इन्वॉल्व किया जाता है। आज का कार्यक्रम हमारे बीच हम सभी को मार्गदर्शित आज के कार्यक्रम में हमको सभी को मार्गदर्शित करने के लिए 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन के सीओ कर्नल रामालिंगम जी उपस्थित हैं, जिनका स्वयं का जीवन युवा ऊर्जा से परिपूर्ण है तथा जो स्वयं एक हमारे कैडेट्स के बीच में आदर्श
के रूप में जाने जाते हैं। जो मैंने इनका बैकग्राउंड देखा, इन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। इसी वर्ष हमारे महाविद्यालय में एनसीसी 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन और 45वीं बटालियन का भी इनोग्रेशन हम लोगों ने किया है। ये हमारा पहला सत्र होगा, जिसमें यूपी 15वीं बटालियन में 30 छात्राओं का हमने सम्मिलित किया है और 45वीं बटालियन में छात्र छात्राओं को मिलाकर हमारी संख्या 27 है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम से, हमारे मुख्य अतिथि के उद्बोधन से हमारे सभी छात्र अभिप्रेरित होंगे, अपने देश और समाज के लिए अपने व्यस्तम समय से कुछ समय निकालेंगे और ऐसे महान कमांडिंग ऑफिसर को हमारे बीच पाकर हम अति उत्साहित एवं हर्ष से परिपूर्ण हुए हैं। मैं आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। ठीक इसी के संग हमारे बीच ऋषभ सर भी उपस्थित हैं। हालांकि हम उनसे कई बार मिल चुके हैं, 2 बार वो हमारे महाविद्यालय भी आ चुके हैं, परंतु आज मैं पुनः आपका अपने महाविद्यालय अपनी ओर से एवं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी आप अपना बहुमूल्य समय देकर हमें समय समय पर गाइड करते रहेंगे। अब मैं एकल गीत के लिए महाविद्यालय के छात्रा अर्पिता त्रिपाठी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। शिक्षा के साथ संस्कार भी यह महाविद्यालय करके वाक़ है। अब मैं
विशिष्ट अतिथि को अपना उद्बोधन देने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं सुबेदार मेजर शेष कुमार पांडे 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी से संबंध रखता हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती का चरण वंदन करता हूँ कि आज उनके आशीर्वाद से हमें आपके समक्ष खड़ा होने का अवसर प्रदान करा। साथ ही आज स्वामी जी की जयंती है और पूरा देश आज के दिनांक 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाता है। मैं स्वामी जी को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ इस भारत भूमि को जिन्होंने स्वामी जी जैसे सपूत को अपने गोद में स्थान दिया। मैं इस महाविद्यालय प्रांगण के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव और एनसीसी के केयर टेकर ऑफिसर डॉक्टर कविता मंध्यान का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मुख्य अतिथि कर्नल एस रामालिंगम, आप कमान अधिकारी 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन के संबंध रखते हैं। आज मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस मंच पर खड़ा होकर अपने कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज 12 जनवरी पूरे देश में युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के एक प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त यहाँ हुआ था। स्वामी जी के जन्मोपरांत उनकी माता प्रेम से उन्हें वीरेश्वर के नाम से पुकारती थी। नामकरण संस्कार के बाद स्वामी जी को नरेंद्र नाथ के नाम से समाज में पहचान मिली। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी एक धर्म प्रचारक थे, लेकिन स्वामी जी धर्म प्रचारक के साथ साथ एक प्रखर राष्ट्र भक्त भी थे। स्वामी जी के अंदर धर्म प्रचार के साथ साथ राष्ट्र भक्ति भी इस कदर समाहित थी कि उनका हमेशा यह सपना था कि हम अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हों। इसके लिए उन्होंने अपने अंदर एक संकल्प रखा, एक नई भारत के नई पीढ़ी का सपना देखा। धर्म प्रचार के क्षेत्र में उन्होंने यह सबसे अधिक महत्व दिया कि जब तक हम इस देश के नई पीढ़ी के युवाओं में शिक्षा को जागृत नहीं करेंगे, शिक्षा को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम अपने जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते। हम सब जानते हैं आज जब शिक्षा की बात आती है तो पूरा देश सर्वप्रथम स्वामी जी को याद करता है। स्वामी जी ने अपने जीवन में अनेकों ऐसे प्रेरक शब्द कहे, अनेकों ऐसी बातें कही जो आज भी इस धरती के ऊपर हर एक भारत के हर एक व्यक्ति के अंदर कूट कर उनके शब्द याद आते हैं और प्रेरणात्मक दिखाई देते हैं। एक बार स्वामी जी के जीवन में 1893 में एक ऐसा चरम क्षण आया जब उन्हें पूरे विश्व में अमेरिका के शिकागो शहर में अपने देश का हिंदू धर्म के प्रचार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान हुआ। उस समय विश्व में हमारे देश की छवि ऐसी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन स्वामी जी को धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उनके शब्दों और संबोधन ने लोगों को इस कदर प्रभावित किया कि वहां पर समय का ध्यान भी नहीं रहा। उस पूरे महासभा में स्वामी जी के एक ऐसे आदर्श सूचक शब्द मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों ने लोगों के हृदय में इस प्रकार प्रभाव डाला कि वहां सभा स्थल में मौजूद प्रत्येक प्रतिनिधि के कर ध्वनि से सभा स्थल गुंजायमान होता। स्वामी जी अपने धर्म प्रचार के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने कई शिक्षा ग्रहण किया और देश में
लोगों की व्यवस्था, गरीबी, दीन दुखियों को देखकर उन्हें एक प्रेरणा मिला। उन्होंने सोचा कि यदि इनको जागृत करना है, यदि इनको आगे बढ़ाना है और नई पीढ़ी के भारत के सपना को साकार करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि अध्यात्म के शिक्षक के साथ साथ इनके अंदर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक शिक्षा का भी प्रचार और प्रसार किया जाए। इसके लिए स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम कदम उठाया। आज उन्हीं का देन है कि हम नई पीढ़ी के भारत में यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें उम्मीद है कि हम आगे इससे भी बेहतर करेंगे। स्वामी जी के जीवन में श्री रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में जब उन्होंने धर्म का, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान अर्जित किया, तो उन्होंने ये चीज बहुत गहराई से समझा था कि हमारे देश में जरूरत है लोगों को उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचालन करना जिससे वह आगे बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार, वैदिक अध्यात्म का प्रचार और दीन दुखियों की सेवा के लिए 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। आज हम स्वामी जी के बारे में उनके शब्दों का चाहे जितना भी व्याख्यान करें, हमारा शब्द कम पड़ सकता है, लेकिन स्वामी जी के व्यक्तित्व के शब्द कभी कम नहीं पड़ सकते। अनंत हैं, असंख्य हैं। इसी के साथ मैं पुनः एक बार इस कॉलेज महाप्रांगण के प्रचारक, केयरटेकर ऑफिसर और आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आज मुझे आपके बीच आकर अपने 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान हुआ। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं राष्ट्रीय कैडेट कोर ईस्ट के लिए महाविद्यालय की छात्राएं श्वेता, अर्पिता, ऐश्वर्या, वंशिका और पूजा को मंच पर आमंत्रित करता हूं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी
मुख्य अतिथि कर्नल एस रामानंद सर को उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। That I give you the microphone. Good morning, all of you. Respected Principal Dr. Pradeep Kumar Rao, respected caretaker Dr. Rajesh Mishra, caretaker Ms. Kavita Mandya, teaching staff, and my dear cadets and students. Wish you very good morning, and it gives me great pleasure in addressing you on this day. मुझे बहुत खुश हुआ है कि आज इस महत्वपूर्ण दिन में, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी में इतने सारे स्टूडेंट के साथ मैं एक साथ मिलके ये जो दिवस मनाने को मुझे जो मौका मिला है, इसके लिए मैं महाराणा प्रताप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और उनका जो अध्यक्ष साहब सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स और कैडेट से मैक्सिमम मिलना, क्योंकि हमारा देश का भविष्य आप है और मैक्सिमम आपको एनकरेज करना, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने का हमारा तरफ से छोटा सा भी काम हो वो करने में हमें बहुत खुश है। हम सब ने बताया कि आप इसको क्यों युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि बहुत सारे और भी जो नेता थे, जो जैसे मान लो भगत सिंह थे, जो भी थे, लेकिन हमें स्वामी विवेकानंद जी का जो 12 जनवरी 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस पे जो उन्होंने ये भाषण दिए थे, उस दिवस को हमें क्यों राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे, ये जानना जरूरी है। हमें से कहीं हम सोच भी नहीं सकते 1893 में हमारा देश किस प्रकार था। हमारा देश जो है कुछ तो ब्रिटिश के अंडर था डायरेक्ट, मेड्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंसेस जो कि आज का मध्य प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि आज का उत्तर प्रदेश, राजपुताना जो कि राजस्थान इलाका, नेपाल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया यानी जो असम इस इलाका, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो वेस्ट साइड बलूचिस्तान इस इलाका, इसके अलावा कम से कम 600 जो राजा महाराजा ये सब मिलके था हमारा देश। उस पर किसी को ये नहीं लग रहा था कि भारत का आइडिया जो किसी को भी दिल में नहीं था, हिंदू नाम पर भी किसी को भी आइडिया नहीं था। कोई पूछने से बोलेगा मैं तो राजपूत हूँ, कोई बोलेगा मैं गौर ब्राह्मण हूँ, कोई बोलेगा मैं सरस्वत ब्राह्मण हूँ, कोई बोला मैं तो मीना हूँ। इस प्रकार का हम अलग अलग टुकड़े हुए थे कि कोई भी एक आइडिया किसी ने नहीं दिया है। और श्रीमान ने हमारा एक जो स्पीच जो उन्होंने दिया है, उस स्पीच से पूरा जो 33 करोड़ लोग उस वक्त थे, उनका दिल में एक दिया उन्होंने जलाया है कि जो आज तक जल रहा है और आगे दिन भी जलेगा। हमने जो हमारा जो देश एक देश जैसे बना है, इसमें विवेकानंद जी का जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज इस हमारा जो अगर हम पढ़ते जाएंगे हमारा जो इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है, तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि सीधा मतलब एक आदमी से सीधा अपने भगवान तक डायरेक्ट पहुंचे, बहुत ही कम लोग हैं। बोलते कि राजा जनक पहले जमाने में वो थे जो कि डायरेक्टली वो भगवान के पास पहुंच गए। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी भी उस कैटेगरी में हैं। उन्होंने इस जन्म लिए थे, उसका जो मेन मकसद तो खत्म हो गया है। जो पर्पस जो इस दुनिया में आए थे, उनका पर्पस खत्म हो गया है।
इसके बाद यहाँ पर रहने का कोई जरूरत नहीं था। 38 ईयर्स में वो यहाँ पे शहीद हुए। और मैं सोच रहा हूँ कि कितने हम में से कितने लोग हमें विवेकानंद जी का किताबें पढ़े हैं, कितने लोग हमने विकिपीडिया से भी कम से कम विवेकानंद जी के बारे में पता किया है, ये हमें अपने आप को पूछना चाहिए। पूरा वॉल्यूम है विवेकानंद जी का, पूरा वॉल्यूम अगर वो पढ़ेंगे तो कम से कम 3 साल लगेगा। और जो मैं बता रहा हूं कि जो उस वक्त हमारा था 1893 में हमारा देश इसी प्रकार टुकड़े टुकड़े अलग अलग करके बहुत ही कमजोर थे। हम अपने आप को बहुत ही कमजोर, हमें इंफीरियर समझते थे। अंग्रेज जो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, वो बोलते थे कि हम राज करने वाले हम हैं। आपको आपकी किस्मत ही है कि आपको गुलाम रहना है, आप कमजोर है, हर एक चीज में हमसे आप नीचे हैं। हमारा कल्चर अच्छा है, हमारा भाषा अच्छा है, समझ के हमारा तरीका अच्छा है, आपका सब कुछ आपका सिंह है। तो ये उन्होंने हमारा दिमाग में डाला। तब भी स्वामी जी ने बोला है कि नो, हमें ताकत बनना है, स्ट्रांग बनना है, एक बनना है। तो वो चाहते थे कि हमारा जो युवा जो है स्ट्रांग हो। जब तक आप स्ट्रांग हो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आगे आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने आप को देखो, हमारा जो दूसरा चीज जो साहब ने बताया है, हम सोचते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी जो हिंदू रिलीजन का है, नहीं है। अगर हिंदू रिलीजन का होते वो कई मंदिर में पंडित बन जाते। उनको ये सब पसंद नहीं था, बहुत सारे चीज गड़बड़ हो रहा है, सब ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं तो मैं ढूंढ रहा हूं, कोच में थे। फिर उनको मिला है, जैसे साहब ने बताया, उनका जो गुरु जी मिले थे श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, तब उनको महसूस हुआ है कि ये जो भगवान एक है और हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई किसी भगवान को पूजा कर सकते, कोई कुछ कर सकते, लेकिन उसका सारा तो एक ही है। तो हमें उस भगवान को सीखना, और वो भगवान कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है। उसके लिए उन्होंने एक चीज नया उन्होंने दिखाया, जो पहले पुराना हमारा जो चल रहा था वो है राजयोग। राजयोग यानी आपको आंख बंद करके ये सोचना है कि आपका दिल में, आपका हृदय में भगवान है, और उस भगवान को आप सोचना है कि ये जो भगवान पूरा दुनिया में वो मेरा दिल में भी है। ये सोच के आपको मेडिटेशन करना है। ये जो मेडिटेशन आप खुद कर सकते हैं, किसी और से आप सीख सकते हैं, बहुत ही आपको इसमें फर्क पड़ेगा। उन्होंने बताया राजयोग आप करो, भगवान को आप खुद ढूंढो, आप खुद, आपको समझ में आ जाएगा आप खुद भगवान है। और जो भी आपका कमी पेशी है वो भगवान के बारे में सोचेंगे तो आप भी, जैसे तमिल में एक कहावत है, जब माला बनाते हैं, हार बनाते हैं, वो फूल के साथ जो रस्सी मिलता है ना, उसमें भी वो जो सुगंध आ जाता है। इसी प्रकार अच्छे अच्छे लोग के साथ आप बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, वो भी आपको उसी आ जाएगा। अभी हम सब सोच रहे हैं कि इनका युवा दिवस को हम मनाते हैं, और हम भी स्वामी विवेकानंद जी का जो उन्होंने जो टीचिंग किया उसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का बुक्स कुछ ना कुछ प्लीज पढ़िए। मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी कम से कम एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, पतले किताबें भी है, मोटे किताब भी है, आप पढ़िए। अपने आप को आपको कितना गर्व महसूस होगा कि अगर हमारा देश में अगर कोई हमें रास्ता दिखाने वाला कोई मेंटर है, कोई गुरु जी है, वो स्वामी जी है। उन्होंने जो भी बताना था बता के चलेंगे। अभी हमारा ऊपर है कि उनका जो भी वो सोच है, उनका विजन है, क्योंकि जिस प्रकार वो देश को सोच रहे थे उसको करने का जिम्मेदारी पूरा हमारा है। इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नेशनल कैडेट कोर, जिसका 2 टुकड़े यहाँ पर महाराणा प्रताप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में है, एक बॉयज का प्लेटून, एक गर्ल्स का प्लेटून, अगर देखा जाए तो एनसीसी भी आपको स्ट्रेंथ करने के लिए है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देने के लिए है। जो कैडेट जो एनसीसी में आते हैं उनका अपने आप के ऊपर गर्व होता है, उनको ड्रेस के ऊपर, उनका तरीका के ऊपर, उनको चलने के ऊपर, उनको बात करने के ऊपर, और ये जो एकता का जो भावना हमारे अंदर पैदा होता है। अभी हम सब यूनिफॉर्म में पहनते हैं, मैं कौन सा जात का हूँ, साहब कौन सा जात का है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम इंसान हैं, हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, हम इस देश को हम मानते हैं, तब हम सब एक साथ। दूसरा, ये मैं जो भी कॉलेज में मैं गया हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एनसीसी का, मैं बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना है, एनसीसी का मोटो होता है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन, इसके बारे में जितना ज्यादा बोलो उतना ही कम है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बोला है कि सबसे पहले आपको चाहिए एकता, हम एक साथ होना है। आपस में हम लड़ते रहेंगे, सिंह रहेंगे, भेदभाव देखते रहेंगे, तो हम कहीं का नहीं होंगे। अलग अलग, मैं छोटा हूं, आप लंबे हैं, मैं काला हूं, आप गोरे हैं, मैं पतला हूं, आप मोटे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, आप पढ़े लिखे नहीं है, ये तो होता रहेगा। लेकिन मेन चीज याद रखना, हम सब भगवान के बच्चे हैं। वो जो ईश्वर आपका दिल में है, दिमाग में, वो ईश्वर मेरे दिल में भी है। इसके साथ हम यूनाइटेड है। जो आदमी को आप गाली दे रहे हो, आप समझ लो भगवान का ही जो बेटा को आप गाली दे रहे हो, ये याद में रखना। तो इस प्रकार अगर आप स्पिरिचुअलिटी को भी आप अगर याद सोचेंगे, तो आपको एकता का जो भावना आएगा। जो भी आपको इधर है वो मेरा खुद का भाई बहन है। और एक चीज और भी मैं हमेशा बताते जा रहा हूं, हम अपने पुराने इसी में हम बहुत गर्व है कि हम ये ऐसे थे, हम वो थे, ये थे करके कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग, बिकॉज हम टुकड़े टुकड़े हुए थे, इसीलिए सिर्फ 600 आदमी, रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही गंदा तरीका का आदमी था, सिर्फ 600 आदमी लेके उसने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया और पूरा बंगाल को कैप्चर किया। और कोई भी लड़ाई हो, ये एक एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम गलत हम रास्ता हम सोचते हैं कि ये जो कभी कभी देश में चलता है कि वो राजा विदेश वाला आके हमें तो ये कर दिया, वो गंदे लोग, वो कोई गंदे लोग नहीं है। हमारा कमजोरी है। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे, कोई भी दुनिया में स्पोर्ट्स नहीं है कि जो आपको हराएगा। तो दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो अभी हो इस एटमॉस्फेयर में आपको पोलियो से लेकर, चिकन पॉक्स से लेकर, वायरस से लेकर, कुछ भी चीज सब यहाँ पर घूम रहा है। अगर मैं जो आदमी कमजोर पड़ता है उसको फीवर हो जाता है, जो आदमी स्ट्रांग रहता है उसको कुछ नहीं होता। तो अभी आए थे मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनी, बाबर, कोई भी आदमी आए थे। उसके बाद आए थे अपना शाह ऑफ ईरान, सेकेंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कुछ भी बोलो, बैटल बोलो, मेन कारण है वो एक साथ यूनाइटेड थे। हम तो मतलब टुकड़े टुकड़े होके हम अलग अलग, हम एक दूसरे को मदद नहीं करते थे। नहीं तो 1 लाख गोरा चमड़ा 1920 की बात कर रहा हूं, 1 लाख गोरा चमड़ा जो है 33 करोड़ भारतीयों को गुलाम बना के रखा। मैंने एक किताब पढ़ा है कि उड़ीसा में एक अंग्रेजी औरत अकेला घोड़े के ऊपर जा रही है, पूरा 100 मील में एक भी अंग्रेज नहीं, फिर भी किसी को हिम्मत नहीं था उनको चैलेंज करने का। तो एकता का जो इंपॉर्टेंस है, जो कि एनसीसी का मोटो है, इसलिए मैं सबको बता रहा हूं। और इस दिवस में स्वामी जी का जो विजन है यही है, हमें स्ट्रांग होना है, हमें यूनाइटेड होना है। दूसरा चीज जो एनसीसी का मोटो है, अनुशासन। आप सब अपने जीवन में देख सकते हैं कि ऐसे कोई एक आदमी का नाम बताइए, कोई भी एक आदमी का नाम बताइए जो अपने जिंदगी में अनुशासन को पालन नहीं किया हो और बड़ा आदमी बड़ा और बड़ा आदमी रहा। बन तो सकता है, लेकिन एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, एकदम नीचे गिरेगा। अनुशासन जिसके पास है, जितना अनुशासन है उतना ही आप ऊपर जाएंगे जिंदगी में। आपको खुद का फैमिली में देखिए, आपका जो भी रिश्तेदार में देखिए, आपका दादा परदादा में देखिए, जिसका डिसिप्लिन अच्छा था वो उन्होंने उनका बहुत नाम कमाया होगा, बहुत ठीक हो गया। जिसका अनुशासन का मतलब कई चीज होता है अनुशासन में। आपको डिसिप्लिन से लेकर, पंक्चुअलिटी से लेकर, जो जवान बोलते हैं उसको बदलना नहीं से लेकर, अपने धर्म को करना, अपने कर्म को करना से लेकर बहुत कुछ चीज होता है। लेकिन जिसका अनुशासन अगर है, कॉलेज अगर है, कोई आपको जरूरत नहीं है कि टीचर आके बोले कि बेल बज गया, क्लास में अंदर आइए। नहीं, आप देखिए जो अच्छा पढ़ता है बच्चा वो हमेशा सुनता है।
जो बाहर सिटी का बाहर भी घूमता रहता है बच्चा, उनका जिंदगी में भी ऐसे घूमता रहेगा। तो ये जो अनुशासन जो बोलते हैं, यूनिटी और अनुशासन, मैं एनसीसी को नहीं बाकी सबको मैं बोलता हूँ कि प्लीज अपने दिल में रखिए इसको और इसको जिंदगी भर इसको पालन कीजिए। और ये जो आज का जो लेक्चर के तौर पे और नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये खास एनसीसी कैडेट्स के लिए कि एनसीसी का जो एम क्या है, इरादा क्या है, क्यों देश ने एनसीसी को बनाया है। हम सब एनसीसी में ड्रेस पहनते हैं, सैल्यूट लेफ्ट राइट सैल्यूट करते हैं, कि क्यों एनसीसी बना हमें पता नहीं। एनसीसी बना है 1935 से, हमारा जो अलग अलग प्रकार का स्टार्ट हो गया है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब 6 करोड़ लोग मरे थे देशों दुनिया में, विश्व में। और तब क्या था, लड़ाई में एकदम में तो 1000 लोग जाएंगे, इस प्रकार का हो रहा था। तो एकदम एक आदमी को हमने गांव से शहर से पकड़ के लड़ाई में नहीं डाल सकते। तो तब उन्होंने सोचा कि अगर कोई नेता होगा, कोई लीडर होगा, तो उसका अगर ट्रेनिंग होगा तो गांव के लोग को भी पकड़ के वो उनको ट्रेनिंग दिला सकते हैं। इसीलिए नेशनल कैडेट कोर इस प्रकार शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था सिर्फ कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज का जो भी कैडेट है वो अगर पैसा लड़ाई हो जाता है, उस एक कैडेट के अंदर 10-20 आदमी को भेजेंगे कि आपको ये जो रोड को प्रोटेक्ट करना, इस बिल्डिंग को रक्षा करने का जिम्मेदारी आपका है। इस प्रकार स्टार्ट हुआ था, लंदन में स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने इंडिया में भी शुरू किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारा जो स्ट्रेंथ भी बढ़ गया है, फौज काफी बढ़ गया। अभी उस वक्त 2 लाख था, अभी आज तकरीबन 12 लाख है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस आ गया, इसमें इतना आजकल लड़ाई में कोई एनसीसी कैडेट को नहीं भेज रहा है। लेकिन एनसीसी का जो एम इन्होंने जो भी बनाया है इस प्रकार है। सबसे पहले आपको कोई भी जो फील्ड में जाएंगे, जो आप अपने करियर बनाएंगे, जैसे कॉलेज वगैरह पढ़ के हायर स्टडीज करके जो जिंदगी में कुछ ना कुछ डॉक्टर बनेंगे, कोई आईएएस बनेंगे, कोई पुलिस बनेंगे, किसी भी चीज में करेंगे, तो उधर हमें लीडर्स चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए। वो जो नेतृत्व पैदा करना, उसको आपको डेवलप करना, वो मेन कारण है एनसीसी में। अगर हम में से अगर वो नेतृत्व अगर होता है तो हम अपने आप आगे जाएंगे। हर एक फील्ड में हमें वो चाहिए। वी वांट लीडरशिप क्वालिटीज। अच्छा जो नेता होगा तभी तो हमारा अच्छा काम होगा। जब भी हमारा देश में अच्छा नेता होता है, जब भी हमारा प्रदेश में जब अच्छा नेता होता है तो उसमें प्रगति होता है। जब अच्छा नेता नहीं है तो कुछ नहीं होता। दूसरा है, आपको मैक्सिमम लोगों को एनसीसी में एनसीसी से फौज में ज्वाइन करने का मौका दिया जाए, आपको ट्रेनिंग दिया जाए, उसके बारे में बताया जाए। ये उसका सेकंड एम है। और एनसीसी का जो तीसरा एम है वो है आप में से जो है कुछ कैरेक्टर डेवलप करें, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स डेवलप करें। जो ब्रदरहुड, कॉमरेडरी बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो डेवलप करें, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड। एक हम हर एक भारतीय को अपने खुद के भाई बहन रूप में देखने का जो भावना, वो डेवलप करें। कुछ ड्यूटी, अपने काम करने का, जिम्मेदारी लेने का, ये जो एटीट्यूड है ये हम से करें। कुछ साहस करने का ये जो भावना, ये डेवलप करें। और विभिन्न प्रकार का जो मजहब है उस सबको हम एक साथ देख के, हम हर एक भारतीय को हम अपने भाई समझ के, ये जो इसमें जो डिफरेंसेस नहीं देखना है उसको ध्यान रखना। ये एनसीसी का जो एम है। ये जो 3 एम्स को एनसीसी को ही नहीं बल्कि बाकी सारे को भी हमें देखना जरूरी। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा जो सेकेंड एम है एनसीसी, जो बोलता है कि फौज में ज्वाइन करने का तरीका। फौज में ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे तरीका है, जैसे अभी बॉयज भी है ना सर, ओके। एक जो सी सर्टिफिकेट होल्डर है बॉयज, आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है। जब भी रैली होगा आप सीधा जाइए, आपको रिटर्न एग्जाम नहीं है, आपको फिजिकल एग्जाम होगा, आप रिक्रूट करके आप फौज में जवान बन सकते हैं। अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट है, रिटर्न एग्जाम होगा लेकिन आपको 10 नंबर बूस्ट मिलेगा, तो बाकी सबसे आप आगे चले जाएंगे। जो गर्ल्स है
आज अभी फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर हमने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में, जैसे पुलिस होता है इसी प्रकार फौज के अंदर भी फौजी को रेगुलेट करने के लिए पुलिस होता है, उसके अंदर 250 वैकेंसी उन्होंने खोला है जो गर्ल्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी अभी कुछ दिन में भी एडवर्टाइजमेंट निकला है, 28 तारीख के आसपास आप जा सकते हैं। लास्ट ईयर पूरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की उसमें भर्ती हुई, क्योंकि ये 250 वैकेंसी, लेकिन बॉयज के लिए ऐसे कोई नहीं, बॉयज के लिए बहुत सारे वैकेंसी। नेक्स्ट आ गया ऑफिसर कैडर में। ऑफिसर कैडर में एनसीसी का बॉय हो या गर्ल हो, अगर सर्टिफिकेट है आप मुझे एक एप्लीकेशन दे दीजिए तो अब हम फॉरवर्ड करेंगे, आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा, एसएसबी करके होता है, फिर आप सिलेक्शन होंगे, मेडिकल होगा, फिर ऑफिसर आपको ट्रेनिंग में भेज देंगे। आपका ट्रेनिंग एकेडमी है चेन्नई में, तमिलनाडु का कैपिटल है, पहले मद्रास कहा जाता था, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, वहां पर भेजा जाएगा। 9-10 महीने का जो ट्रेनिंग है 49 वीक्स, उसके बाद आपको ऑफिसर बनाएंगे। दूसरा है आप कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, एक जो यूपीएससी एग्जाम होता है, यूपीएससी के तो यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स मैं देखा हूँ, तो वो एग्जाम आप लिखेंगे, उसमें अगर मेरिट के मुताबिक होगा, पहले एनसीसी एंट्री में एग्जाम नहीं है, वो यूपीएससी एग्जाम लिखेंगे, वो मेरिट आएगा, फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का 4 दिन का होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट होगा, फिर आपको सिलेक्शन होगी। इसके अलावा जो भी नर्सिंग पढ़ते हैं, अगर नर्सिंग क्वालिफिकेशन एमएनएस जो बैचलर ऑफ नर्सिंग जो भी डिग्री है वो करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, उसको भी आपको सिलेक्शन करके आपको मिल जाएगा। और फौज में जो आने का जो फायदा नुकसान भी मैं एक साथ बताता हूँ। पहले बात तो फायदा मैं बताता हूँ। फायदा ये है कि अगर फौज में मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, अगर मैं यहाँ का पुलिस कांस्टेबल होता तो मैं आपको एकदम चालान लगा सकता। मैं अगर रेवेन्यू ऑफिसर होता, पटवारी होता, मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, 2 दिन आपको लड़का होगा, या मैं आपको पैसे दूंगा, या मेरे पास ऐसे कोई पावर नहीं है। लेकिन हर एक आदमी जो है एक फौजी अफसर को देखता तो ऊपर रेस्पेक्ट से देखता है। उसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यह है कि जो एक फौज में जो अफसर जाता है वो किसी के अंडर नहीं आता है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जज हो, कोई भी हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम करते रहिए, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा। रेस्पेक्ट जरूर करना है, रेस्पेक्ट जरूर करना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो, लेकिन आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। अगर मैं कहीं भी जाऊंगा मेरे ऊपर कोई ना कोई तो दबाव होगा, कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा, कोई ये प्रेशर होगा। यहाँ पर कोई ऐसे कोई प्रेशर नहीं है। मैं एकदम इंडिपेंडेंट में आदमी हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मैं करूँगा, मेरा जिंदगी मैं जीऊँगा। लेकिन ये है कि अपनी ड्यूटी मुझे करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और नुकसान नहीं, मतलब इसको लिमिटेशन अगर बोला जाए तो यहाँ पर आप इधर है, यहाँ पर आप जंगल दिशा में अपने पढ़ाई किया, तो गोरखपुर में अपने नौकरी लिया, तो इसी इलाका में घूमते रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे 20-25 साल। लेकिन मेरा क्या, हर 2 साल पूरा जाना पड़ेगा। हम मतलब हाई एल्टीट्यूड में भी रहा है, असम में भी रहा है, कश्मीर में भी रहा है, गुजरात में रहा है, महाराष्ट्र में रहा है। हर प्रकार का 2-2 साल हमने मतलब उठा के चलते रहेंगे। तो हमारा जो डिसिप्लिन है, जो रूटीन है, सख्त हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आज सो गया, ऐसे नहीं। आपको हमेशा आपको तैनात रहना है, आपको हेल्थ को अच्छा मेंटेन करना है, ड्यूटी करना है, ये सारे चीज़ आपको से। जहाँ तक आपको जो आपको तनख्वाह है, आपको देखभाल है, फौज के से ज़्यादा कोई भी मैं बता रहा हूँ सर्विस में इतना आपको सुविधा नहीं है। एक चीज़ मैं सुविधा आपको बताता हूँ, अगर कोई भी फौजी को अगर कोई मेडिकल का अगर प्रॉब्लम हो गया, अगर मेडिकल बिल बाहर अगर आप इंश्योरेंस देंगे, किसी का मतलब किडनी वापस हो गया, खराब हो गया, इस प्रकार का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख को इंश्योरेंस भी करेंगे तो 20 लाख, 30 लाख, उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं करता। लेकिन कोई फौज को अगर 10 करोड़ भी खर्चा तो सरकार एक चेक साइन करके दे देगी, भले उसको सिर्फ 15,000 तनख्वाह मिला हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसे, लेकिन डिस्टर्ब लाइफ है, ये नहीं कि बहुत आसान है, जो कमजोर आदमी के लिए नहीं है,
हिम्मत है, बहादुर है, एडवेंचर देखना है, देश को देखना है, विदेश को देखना है, कई जगह पर घूमना है, इंडिपेंडेंट रहना, अच्छा करना, तो उनके लिए जरूर फौज एक अच्छा सा एक ऑप्शन है, आप उसमें आ सकते हैं। इसके आगे जिसका भी कोई इसके बारे में डाउट है तो मेरा नंबर वगैरह कैटेगरी में बता के जाऊँगा, कभी आप बटालियन में आ सकते हैं या उसके बारे में अलग सेमिनार हम करेंगे, तब आपको आके मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक आदमी का, इसमें शायद हो सकता है 4 या 5 या 10 आदमी ऐसे होंगे जिसका इंटरेस्ट है, वो मैं बाद में बुलाऊंगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि फ्रीडम और डिसिप्लिन, मैं बोला था आपको अनुशासन, लेकिन हमारा दिल क्या करता है, हमेशा हमें फ्रीडम चाहिए, आजादी, क्लासरूम से आजादी, मास्क पहनने से आजादी, इधर से आजादी, उधर से आजादी, है कि नहीं, नौकरी से आजादी, 9 बजे से जाना है, 5 बजे वापस आना है, क्यों करना, मुझे आजादी चाहिए। ध्यान रखना, हम सबको एक ही आजादी है, हमारा एक ही चीज करने का आजादी है, वो क्या है, आपका पूरा का पूरा छूट है वो करने के लिए, कोई बता सकते हैं? सूरज जो पूर्व में राइज होता है और पश्चिम में सेट होता है, उसको कोई हुक्म दे सकता है? सूरज से ज्यादा पावरफुल और कुछ भी चीज है नहीं है, उसका सिर्फ आजादी उतना ही है अपने जो रास्ते में जाना, ना दाहिने ना बाएं, ना सोचेगा कि अरे भाई मैं तो सो जाऊंगा, मैं नहीं जाना, दिल नहीं कर। आपका सबका आजादी एक ही चीज है, आपका ड्यूटी करना है बस, और कोई आजादी नहीं है। मैक्सिमम जो है ड्यूटी करेंगे तो मैक्सिमम आपको आजादी मिलेगा। और जो हम प्रिंसिपल साहब है, टीचर साहब है, हम रेगुलेट करते हैं, हम सोचते कि हमें तंग करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आप एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल में एक रस्सी बांध के उसमें एक पत्थर बांधिए, ओके, आप ऐसे घुमाते रहिए, पूरा घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, पत्थर उठाया लोगों ने, वो रस्सी से खींचते जाएंगे ऊपर जाता है। ऐसे एक पत्थर आ गया जो कि बोलता है कि ये कौन आता है तो मेरे को कंट्रोल करने वाला, ठीक है, तो उसने रस्सी को क्या किया, काट दिया। ये क्यों मुझे कंट्रोल करता है, मुझे तो आगे जाना है, मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो उसने रस्सी को, पता नहीं क्या, रस्सी को काटा है, तो क्या हुआ, ऊपर क्या नीचे गया। इसी प्रकार जब पेंसिल में ऐसे घुमाता है, इस रस्सी को काटेगा तो जो पत्थर घूम रहा है वो कहां जाएगा, किसी को भी पता नहीं, मर जाएगा बस, वो आगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा जो भी यहाँ का जो स्टाफ है आपको रेगुलेट करते हैं, आपके भलाई के लिए करते हैं, ये याद रखना। तो ये सब कुछ करेंगे, जितना डिसिप्लिन से करेंगे, जितना अपने ड्यूटी पालन करेंगे, उतना ही आपको आजादी मिलेगा, उतना ही उन्नति मिलेगा, उतना ही आप स्ट्रांग बनेंगे, उतना ही जो स्वामी विवेकानंद जी का जो सोच है, उनका विजन है, उनका ड्रीम है, उनका पूरा करेंगे। और उतना ही आपका, आपका परिवार का, आपका भाई बहन का, माँ बाप का, आपको जो टीचर्स का, आपको नाम रोशनी करेंगे, तो आपको ऊपर उनका गर्व होगा। ये करके मैं ये जो स्पीच है मैं समाप्त करता हूँ। और दोबारा मैं यहाँ के जो अध्यक्ष साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले तो इन्होंने 12 जनवरी को एक इवेंट डे के उन्होंने जो रेस्पेक्ट के साथ इनको जो सेलिब्रेट किया है, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि काफ़ी साहब ने एफर्ट किया है कि हमारा दिल में भी इस प्रकार का इसका भावना आ जाए, तो नेशनल यूथ डे मनाने का, ताकि आपके अंदर लोगों की जो भी क्वालिटीज है वो इंप्रूव हो। और आज के जो परफॉर्मेंस जो किए थे और स्पीच दिए थे डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा साहब, मिस कविता मंडियान मैडम, और जो बच्चे थे बहुत ही प्यारा तरीका से एनसीसी गाना जो गाए थे, मैं बहुत ही सुंदर गाना है, आप सुनिए तो हर एक वर्ड का बहुत डीप मीनिंग है। ये जो गए थे वो सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ का जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं लाइफ में अच्छी चीज़ आप हासिल करें, बड़े बड़े जगह पर आप पहुँचे, और ईश्वर का कृपा हमेशा आपके ऊपर है। धन्यवाद, थैंक यू।
अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए एवं आभार ज्ञापन के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी को आमंत्रित करता हूं। महाविद्यालय में भारत भारती पखवाड़ा के उद्घाटन समारोह और 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एस रामालिंगम के विजिट कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि कर्नल एस रामालिंगम जी, विशिष्ट अतिथि श्री विश्व कुमार पांडे जी, सीटीओ और इस पूरे कार्यक्रम की आयोजक एवं भारत भारती पखवाड़ा की प्रभारी कविता जी, 15वीं यूपी बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर के सीटीओ डॉक्टर प्रज्ञेश कुमार मिश्र जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आए सभी अतिथियों का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कोरोना के इस वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में महाविद्यालय का इस प्रकार का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें हमने सामाजिक दूरी के कुछ मान्यताओं को तोड़ा है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, ये आपद धर्म है, आपत्तिकाल का धर्म है, विशेष परिस्थिति का धर्म है, इसे उदाहरण न बनाया जाए। यानी यहाँ के बाद जब हम हटेंगे तो फिर एक बार 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और इस समय हम सबका जो नारा बना हुआ है, इसे याद रखेंगे। महाविद्यालय के स्थापना के 15 वर्षों में हमें अच्छा लगता, जैसा दृश्य आज हम देख रहे हैं ऐसा दृश्य इसके पहले भी देखा करते हैं। यानी आगे एनसीसी कैडेट्स के लोग ड्रेस में हमारे बच्चे उपस्थित हों, यह दिन देखने के लिए हम लोग तरसते रहते थे। इस सत्र में इस महाविद्यालय को यह सौभाग्य मिला है। हमने प्रयत्न बहुत पहले से प्रारंभ किए, लगभग 2500 विद्यार्थियों की संख्या में हम 2010 से यह प्रयत्न कर रहे थे कि हमें एनसीसी प्राप्त हो जाए। एनसीसी के प्रति हमारे कॉलेज का रुझान शुरू से इसलिए रहा है कि हमारा जो प्रबंध तंत्र है, वह प्रबंध तंत्र हमारी संस्थाओं की स्थापना ही इसलिए करता है कि देश को अनुशासित, राष्ट्रभक्त और राष्ट्र निर्माण करने वाले नागरिक पैदा हो सके। हमने सुना है कर्नल साहब को, एनसीसी का भी उद्देश्य वही है। तो हमारे प्रबंध तंत्र की संस्थाएं ही इस उद्देश्य के लिए खुलती हैं, इसलिए एनसीसी हमारे प्रबंध तंत्र द्वारा खोली गई संस्थाओं का एक अभिन्न हिस्सा है, वहाँ का संस्कार है। जो लोग भी श्री गोरक्षपीठ, श्री गोरक्षनाथ मंदिर और वर्तमान पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जानते हैं, उनका जीवन जानते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में अगर आप उनका जीवन देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि एनसीसी वहाँ के संस्कार का हिस्सा है। हमारे जैसे प्रिंसिपल को इसमें जो प्रेरणा मिली, एनसीसी के प्रति जो रुझान हुआ, जब इस महाविद्यालय में 2007 में पहला एनसीसी का कैंप लगा। कॉलेज में एनसीसी नहीं रहा, कैंप के लिए महाविद्यालय मांगा गया। एनसीसी को, पुलिस को, देश के लिए, समाज के लिए विद्यालय कभी भी दिया जाए, प्रबंध तंत्र से हम लोग को हमेशा का निर्देश था। उस निर्देश के अनुपालन में हमने महाविद्यालय दिया, लेकिन जो कैंप हमने देखा और जो परिणाम आया कि हमने उस 10 दिन के कैंप के लिए इस महाविद्यालय को जैसा दिया, 10 दिन के बाद वो महाविद्यालय से बेहतर होकर मिला। वहां से एनसीसी के प्रति हमारी भी रुझान पैदा हुई और हम चाहते थे कि एनसीसी कॉलेज में हो।
लेकिन एनसीसी और हम प्रतीक्षा सूची में रहे हैं, हमने आवेदन कर रखा था। अब जाकर के जब सरकार के सेल्फ फाइनेंस योजना लागू हो गई और अगर हुआ कि नहीं सभी संस्थाओं में एनसीसी जा सकता है, हम ले सकते हैं, तो आज की तिथि में हमारी सभी प्रबंध तंत्र की संस्थाओं ने एनसीसी ले लिया, हमारे महाविद्यालय ने भी ले लिया। और आज का ये आयोजन हमारी उस इच्छाओं की पूर्ति का आयोजन है जो लंबे समय से हम चाह रहे थे। इसलिए मैं एक बार फिर एनसीसी के उन सभी पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महाविद्यालय को एनसीसी की यूनिट चलाने के लिए योग्य समझा और हमें अनुमति दी और हमारे यहाँ एनसीसी प्रारंभ हो गई। हमारे पास इस सत्र में 15वीं यूपी गर्ल्स बटालियन में 30 छात्राएं, 30 कैडेट्स और 45वीं यूपी बटालियन में 27 कैडेट्स हमने शुरू किए हैं। यानी अगले सत्र में ये फिर 60 हो जाएगा और 54 हो जाएगा। अब हमने अभी कर्नल साहब को हम सुन रहे थे, कर्नल साहब जिस तरह का पूरा विषय लाए हैं, तो मुझे लग रहा था कि ये पूरे महाविद्यालय में क्यों ये 54 और 60 क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एनसीसी में हमारे सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी और सभी विद्यार्थी हो जाते। तो शायद जो आप कह रहे थे तो हमारा 100% काम हो जाता, क्योंकि संस्था का काम वही है जो एनसीसी का काम है। अब ये हो सकता है कि एनसीसी के अपने नियम है कि 27 के 54 होंगे, 30 के 60 होंगे, तो क्या बाकी को भी इसी तरह के आयोजन में बिना एनसीसी के ड्रेस के, बिना एनसीसी के मुहर लगाए, बिना एनसीसी का कैप पहने हम एनसीसी के क्यों नहीं हो सकते? हम एनसीसी का संस्कार क्यों नहीं सीख सकते? हम एनसीसी का अनुशासन क्यों नहीं सीख सकते? हम एनसीसी की जो गीत हुई है उस गीत को अपने जीवन का हिस्सा क्यों नहीं बना सकते? इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि इस महाविद्यालय के पूरे परिवार को एनसीसी के सभी अधिकारी अपना परिवार मानकर हम सबको उसका प्रशिक्षण देते रहें, क्योंकि जो चीजें आपने उठाए, जैसे आपने कहा आजादी, और आजादी तो संयोग से उस शब्द का आपने प्रयोग भी किया, और इस समय 2-3 सालों से तो ये बहुत चर्चित शब्द भारत में बना हुआ है। मैं उस उल्लेख की ओर जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों के अनुशासन में आपने जाना ही है कि सब कुछ आता है, उसमें समय प्रतिबद्धता भी आती है। और आज जब 9:40 से एक कार्यक्रम तय था, 9:38 पर मुझे लगा कि एनसीसी के सीओ अभी कॉलेज में आए नहीं। अब मेरा दिमाग चलने लगा कि क्या 9:40 पर एनसीसी का कार्यक्रम आज प्रारंभ होगा कि नहीं होगा। ये सोचते सोचते मैं यहाँ आया और आप ठीक मिला चुके होंगे मंच पर सीओ का पहुंचना, और आप अपनी घड़ी मिला लीजिए 9:40 पर हाथ। ये अनुशासन और ये समय की प्रति मैं जैसे ही देखा वैसे मेरे मन का जो चल रहा था वो ठीक हो गया। मैं आ गया कि एनसीसी की शुरुआत हमारे वहाँ जैसा मेरे मन पर प्रभाव है, हम ठीक उस रूप में काम करने जा रहे हैं। इसलिए 11:10 पर आज आपका ये कार्यक्रम पूर्ण हो रहा है। 11:10 से यानी कार्यक्रम के साथ कक्षाएं, शिक्षा के साथ संस्कार जैसा ही यहाँ का नारा है, ये कार्यक्रम चल रहा है। एक कक्षा में प्रभावित नहीं होगी। अंतर सिर्फ इतना होगा कि आपकी कक्षाएं 40 मिनट की चलेंगी। 11:10 से प्रारंभ होगी, जो 3 बजे पूरी हो जाती थी वो आज 3:50 तक चलेंगी। ये टाइम टेबल आपके व्हाट्सएप पर नहीं गया होगा, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के व्हाट्सएप पर चला गया था, लेकिन आज इसलिए मैंने चर्चा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आज आपकी कक्षाएं 3:50 तक चलने जा रही हैं। 40-40 मिनट की कक्षाएं चलेंगी, जो 50 मिनट की कक्षाएं चलती हैं। हमने वहां से 10 मिनट बचाए हैं, 7 पीरियड से 70 मिनट लिया है। आपका जो मध्यावकाश 20 मिनट होता है वो मिला के 15-20 मिनट वो हमने मिलाया है, तो 70-20-90 मिनट हुआ है। इस 90 मिनट में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 11:10 पर आपका कार्यक्रम पूरा होने जा रहा है। ये जितनी बात मैं कह रहा हूं, अगर ये सब बातें व्यवहार में हैं तो यही स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि है। यदि आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लें और जैसा एनसीसी का यहाँ उद्देश्य कर्नल साहब ने और सूबेदार साहब ने रखा है, आप उसको सुन लें, और जैसा हम इस महाविद्यालय को चलाना चाहते हैं या हम सब लोग मिलकर के चलाते हैं उसको आप जोड़ लें, तो आपको लगेगा कि यह महाविद्यालय केवल 12 जनवरी को नहीं, रोज स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देता है। इसलिए देता है कि स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत और उनके सपनों के भारत में एक आप उठा लीजिए जैसा महाविद्यालय होना चाहिए था,
हम उस दिशा में रोज प्रयत्न करते हैं। हम रोज इधर एक सप्ताह या 10 दिन से हम 3 बजे से 3:50 तक रोज शिक्षक मीटिंग कर रहे हैं। वो हमारा रोज का रोज प्रयत्न है। हम रोज सुबह से शाम तक विद्यालय में अनुशासन कैसे लागू होगा, विद्यालय में पढ़ाई कैसे चलेगी, विद्यार्थियों का हित कैसे ठीक होगा, विद्यालय प्रतिमान कैसे, उसका रोज माथापच्ची कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे भारत की पूरी जो पूर्वज परंपरा अपनी है उन सबको हमारा दिया गया रोज का रोज श्रद्धांजलि है। 12 जनवरी उनकी जयंती है, उनके रूप में हम याद कर रहे हैं। इसलिए जब हम भारत भारती पखवाड़ा का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हम स्वामी विवेकानंद की जयंती से शुरू होते हैं और इस आयोजन को पूर्ण करते हैं भारत के गणतंत्र दिवस पर। इस बीच में हम गुजरते हैं मकर संक्रांति पर्व से, इस बीच में हम निकलते हैं महाराणा प्रताप जैसे सेनानी के पुण्यतिथि से, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से होते हुए हम गणतंत्र दिवस तक पहुंचते हैं। ये लगभग 15 दिन हमारा इस प्रकार की प्रेरणा का दिन है कि जो हम वर्ष भर इस महाविद्यालय को चलाते हैं उसमें अगर कहीं से हम कमजोर पड़ रहे हों तो हम इस पखवाड़े के आयोजनों के माध्यम से इन महापुरुषों को देख करके स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहाने पूरी पूर्वज परंपरा को याद करते हुए और भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत की आजादी और भारत का संविधान और भारत को भविष्य में कैसा बनाना है, वर्तमान में कैसा बनाना है, इस सब की प्रेरणा लेते हुए हम अपने अभियान पर मजबूती के साथ बिना कमजोर हुए चल सकें। इसलिए यह पक्ष या यह कार्यक्रम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अतः आप स्वामी विवेकानंद को जब भी पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद को जब भी देखेंगे, स्वामी विवेकानंद को जब भी महसूस करेंगे तो आप भारत को महसूस कर सकते हैं, आप भारत को पढ़ सकते हैं, आप भारत को देख सकते हैं। और जब स्वामी विवेकानंद और भारत की बात हो रही है तो केवल स्वामी विवेकानंद और भारत नहीं है, तो इसमें पूरी भारत की सांस्कृतिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत और भारत माता का वास्तविक चित्र जो हमने आदिकाल से लेकर के और अब तक सृजित किया है और आगे जैसा भारत हम बनाने की यात्रा में चल रहे हैं लगातार, वो सब आपको दिखेगा। इस पूरे अभियान पर हम स्वामी विवेकानंद को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए और स्वामी विवेकानंद के उन बातों को कुछ समझने में हमको हो अभी वर्तमान समय में कठिनाई इसलिए होती है, जैसे 1-2 विषय आए हैं। विवेकानंद धर्म की बात करते थे, विवेकानंद हिंदू की बात करते थे, एनसीसी एकता और अनुशासन की बात करता है। आप विवेकानंद का धर्म अपने धर्म की तरह मत समझिए। आप जो धर्म को समझते हैं उसको आप विवेकानंद जिस धर्म की बात करते थे उसको जब समझेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि विवेकानंद आप जो धर्म समझ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे। विवेकानंद जिस हिंदुत्व की बात कर रहे थे वो आप जिस हिंदुत्व को समझ पा रहे हैं या जो आपको पढ़ाया गया है या जो वर्तमान में बताया गया है वो हिंदुत्व नहीं था। विवेकानंद का हिंदुत्व, विवेकानंद का धर्म जब समझेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदुत्व ही भारत है, तब आपको लगेगा कि धर्म ही भारत है और तब आपको लगेगा कि यही एकता है और तब आपको लगेगा कि यही अनुशासन है और यही एनसीसी है, यही सेना है और यही भारत के नागरिक हैं और यही भारत का संविधान है। कहीं कोई भी संगति आपको नहीं दिखेगी। लेकिन इसके लिए हमें स्वामी विवेकानंद को और स्वामी विवेकानंद की पूरी परंपरा को या भारत की पूर्वज परंपरा को मन से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। इसलिए आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं एनसीसी के कर्नल एस रामालिंगम जी का और श्री ऋषेश कुमार पांडे जी का महाविद्यालय की ओर से स्वागत करते हुए उनके प्रति एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमारे महाविद्यालय के सभी को, केवल एनसीसी को ही सभी को इसी प्रकार का अगर मिलता रहेगा तो हम एनसीसी के साथ साथ देश के लिए अन्य युवाओं को भी उस दिशा में प्रोत्साहित और प्रगति के पथ पर बढ़ाते रहेंगे। भारत माता की जय। महाविद्यालय में छात्रा है वंदे मातरम
वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ दल दल निनाद करारे, कोटि कोटि भुजगत हरि करवाले। किबले माँ तुम्ही अबले, बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं, त्रिपुरनिवारिणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही कीर्ती तुम्ही मर्म, त्वमहि प्राण शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ती, हृदय तुम्ही मा भक्ती। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिर मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरधारिणीं, कमला कमलदल विहारिणीं, वाणी विद्यादायिनीं नमामि नमामि कमलां ममलां मतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं हरिणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे